प्रीवियस हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट को कवर किया था और क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है? तो ये ऑलरेडी आप लोग ने स्कूल सेक्शन में क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर कोई फिंगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है तो उसका जो भी रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा ना वो ऊपर की तरफ होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मोशन करता है तो उसका जो भी रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होता है। इसके जरिए हम लोग को कोई चीज का डायरेक्शन पता चलता है। जैसे मान लो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो कोई हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो निर्भर करता है कि हेलीकॉप्टर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। अगर नीचे हवा फेंकनी है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन करना पड़ेगा या क्लॉकवाइज मोशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सारी हवा कहाँ पे आएगी? नीचे। और इस हवा के प्रेशर के बेस पर हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो ये बहुत काम की चीज है। इसके जरिए हम लोग डायरेक्शन के बेस पे समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कैसे करेगा। नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पे था, ए से वो बी पे गया, बी से वो सी पे गया। हर एक प्लेस पर आप देख सकते हो वो अपना डायरेक्शन को बदल रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन को समझाने के लिए हमने एंगल का इस्तेमाल किया, क्योंकि एंगल के बेस पे ये डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो अगर एंगल के बेस पे कोई ऑब्जेक्ट टाइम और एंगल के बेस पे अगर डिस्टेंस को कवर करता है, हर एक डिस्टेंस को कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम तो जाएगा ही। तो टाइम और डिस्टेंस को ही वेलोसिटी बोलते हैं। जो कि यहाँ पर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे हैं और सर्कल में हर एक पार्ट को एंगल के बेस पे समझा जाता है, इसलिए इस वेलोसिटी का नाम क्या रखा गया? एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूँ तो उसे v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो नीचे फॉर्मूला बना है, अगर इसको बेसिकली मैं बनाऊं तो फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी टीटा, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम डी टी, ठीक है। या टीटा अपॉन टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी मतलब टीटा टू माइनस टीटा वन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिस्टेंस, एंड टाइम इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन में। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? अचानक में, सडन, सडन कुछ चीज का हैपन होना, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस, सडन। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे वक्त में हम लोग उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को समझने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे वक्त में हम लोग को ये जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का है ना, इस पार्टिकल के जरिए उस चीज को समझना पड़ता है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, बट यहाँ पर स्मॉलेस्ट वेलोसिटी जिसकी वैल्यू नियर बाय जीरो, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इंटू जीरो डेल्टा टीटा अपॉन डेल्टा टी। या इसको हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी टीटा अपॉन डी टी। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले उसकी छोटी स्पीड लेंगे और उसकी छोटी स्पीड के जरिए हम पूरे डिस्टेंस की स्टडी कर सकते हैं। ये मेथड तभी इस्तेमाल होता है जब कोई डिस्टेंस स्ट्रेट ना हो, बल्कि आड़ा टेढ़ा, गोल गोल या कर्व बनाते हो। तो ऐसे डिस्टेंस को, यानी जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, तो ऐसे वक्त में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। याद रहे, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी हो और उस डायरेक्शन के साथ साथ क्वांटिटी भी पता हो कि कितनी मात्रा, कितना डिस्टेंस कवर करना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। अगर इसमें डायरेक्शन को समझना है कि ओमेगा का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो वो हम लोग राइट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं। जो कि ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाहर की तरफ रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, या बाहर की तरफ रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो कंडीशन दे दी है जो मैं बोल रहा हूँ। पहले अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी अपवर्ड होगी या पॉजिटिव होगी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट उल्टा घूम रहा है, क्लॉक की दिशाओं पे घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड और नेगेटिव होगी। ये ग्राफ के बेस पे समझाया। अगर मैं इसको मान लूँ वाई एक्सिस, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो उसके बेस पे ये लोग सिंबल लगाते हैं।
ठीक है। अब आते हैं एंगुलर स्पीड पे। एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक स्मॉल फर्क ये है कि जो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो ये एक एंगुलर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं बल्कि स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो एंगुलर स्पीड जरा देखो, ऑब्जर्व करो, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि एंगुलर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सेम फॉर्मूला है। द एवरेज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, कितनी मात्रा में डिस्टेंस कवर हो रहा है। जैसे मान लो एक बाइक ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो डिस्टेंस की बात करके कहाँ पे किया मैंने वो नहीं बताया, बस सिर्फ मैंने ये बोला कि एक बाइक ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, पर कितनी कौन सी दिशा में वो नहीं बात हुई, तो ये एंगुलर स्पीड कहलाएगी। ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड और डायमेंशन होता है टी का पावर -1। अगर बाकी डायमेंशन में 0 है तो अगर वो तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन में। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सेम एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का बदलना। तो टाइम रेट का मतलब क्या है कि टाइम के बेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। जो कि एंगल के बेस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी पे जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? ए से बी में। फिर बी से होते हुए सी पे जा रहा है। देखा जा सकता है कि, या मान लो कि ए से बी जाने पर वो बहुत तेजी से जा रहा था, पर जब बी से सी पे जाने लगा तो उसकी स्पीड कम हो गई। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में उसकी स्पीड एक नहीं थी। या एक और एग्जांपल से समझाता, ये तो एक वजह हुई स्केलर के हिसाब से। अगर मैं इस सर्कल पे एक टेंजेंट खींचता हूँ ए से, ठीक है, और सिमिलरली मैं बी से टेंजेंट खींचता हूँ, इसी तरह से सी पे भी टेंजेंट खींचता हूँ, तो तुम लोग देख सकते हो कि इस एरो का डायरेक्शन हर जगह पे अलग है। दुनिया में कोई भी चीज गोल घूमती नहीं, उसे घुमाया जाता है। ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि हर जगह पे इसकी जो टेंजेंशियल है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एंगुलर वेलोसिटी करता है ना, तो उसके डिस्टेंस के बेस पर वो लीनियर वेलोसिटी भी परफॉर्म करता है। समझ गए? यानी ऑब्जेक्ट कुछ हद तक सीधा भी चल रहा है, तो अगर वो सीधा चल रहा है तो तुम लोग देख सकते हैं हर जगह पर उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है। तो वेक्टर के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये इसका डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो भी एक्सेलरेशन हैपन हो रहा है। एक्सेलरेशन को अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला सेम है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। आई होप ये पार्ट क्लियर होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। वापस से देखो सेम कॉन्सेप्ट आया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब मान लो कि जो बदलाव है वो बहुत तेज है, और उस तेज बदलाव को समझने के लिए, उस फास्ट बदलाव को समझने के लिए हमें उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग उसके तेज बदलाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब बहुत छोटी छोटी स्टडी करते हैं ना किसी भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है अचानक में हुआ कुछ चीज का हैपन हो रहा, सडन कुछ हैपन हो रहा, और सडन हैपन होने वाली चीज नियर बाय जीरो ही होती है। इसलिए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटिंग एंगुलर वेलोसिटी। लिमिटिंग मतलब एक हद में वेलोसिटी जो बदल रही है टाइम के बेस पर, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसका सिंबल अल्फा इंस्टेंटेनियस है। यहाँ पर वेक्टर साइन दिखा है क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बेस पर ही ये चीज हैपन होती है। और यहाँ पर क्या लिमिट डेल्टा टी इंटू जीरो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लोग डेरिवेटिव फॉर्मेट में डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन होगी टी का पावर -2। एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे निर्भर करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अगर मोशन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये फिनोमेना और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फिनोमेना काफी हद तक सेम। अब यहाँ से हम राइट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन को समझते हैं। पहले केस में तुम लोग देख सकते हो कि जो पंखा है वो कौन से मोशन कर रहा है, पंखे का मोशन कैसे है, या इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका मोशन कैसे है। तो अगर एरो ऊपर की तरफ बना है तो 100% इसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज ही। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसका जो भी रिजल्टेंट रहता है
वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो उसमें इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी हो वो हमेशा अपवर्ड होगी। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक इस तरह से हमने घड़ा बना दिया। अब इसमें तुमको क्या करना है, मार्बल डाल देना, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, इसको शेक करना है दोनों साइड से। जैसे शेक करोगे तो वो मार्बल ऐसे 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 स्पीड पकड़ेगा, जितना ज्यादा वो स्पीड पकड़ेगा उतना ज्यादा वो ऊपर आएगा, जितना ज्यादा स्पीड पकड़ेगा उतना ज्यादा ऊपर आएगा। यानी ये उसकी वेलोसिटी भी बदल रही है और साथ साथ वो ऊपर भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज करता है तो ऐसा ऊपर आता है, और अगर क्लॉकवाइज करेगा तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ जाएगा। यानी उसका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन उस हिसाब से चेंज हो जाता है। क्योंकि ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, इसलिए यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस केस के अंदर देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो केस दिखाई दे रहा है, एक मिनट आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ यही वाला केस है। इस केस में मान लो कि जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, कंडीशन सेम ही है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, बट धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होते जा रही है। जैसे मान लो पंखा है घर में और पंखे का बटन आपने बंद कर दिया। जैसे ही पंखे का बटन बंद करोगे तो क्या होगा, उसकी धीरे धीरे स्पीड कम होते जाएगी। तो ऐसे केस में जब उसकी धीरे धीरे स्पीड कम होगी, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को तुमने इस तरह के कॉनिकल कटोरे में डाला और जब उसको तेजी से घुमाया तो ऊपर आ रहा था, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, धीरे धीरे स्पीड कम करोगे तो वो ऐसे ऐसे करते हुए धीरे धीरे नीचे भी चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्पीड कम करने से उसको उतना पावर नहीं मिल रहा है कि वो ऊपर उठा रहे, वो कमजोर हो जा रही है उसकी स्पीड, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ पार्टिकल जा रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये बताता है कि उसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो कौन सी दिशा में हो रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी किस चीज को बताता है, पार्टिकल के मोशन के बेस पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर पे होगा वो बताता है। जैसे मान लो एक हेलीकॉप्टर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, वो किस पे निर्भर करता है, उसके विंग्स के डायरेक्शन पे, कि विंग्स किस तरह से घूम रही है। अगर विंग्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जाएगा और क्लॉकवाइज में वो नीचे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये रिलेशनशिप को देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। मैंने पहले ही बताया कि लीनियर वेलोसिटी, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट गोल घूमता नहीं, उसको घुमाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो एक्चुअली वो बाहर जाना चाहता है, पर कोई फोर्स है बार बार उसका डायरेक्शन बदल रही है, फिर वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसका डायरेक्शन बदल रही है, फिर से वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से वो फोर्स बार बार उसका डायरेक्शन बदल रही है, और वो फोर्स कहाँ से आ रही है, सेंटर टुवर्ड आ रही है, इसलिए उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ हद तक लीनियर वेलोसिटी भी परफॉर्म करता है ना। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है तो डिस्टेंस के बेस पर कुछ हद तक वो लीनियर वेलोसिटी भी परफॉर्म कर रहा है। तो यही डेरिवेशन, यही फॉर्मूले को अपने को प्रूव करना है। हम मान लेते हैं कि स्मॉल टाइम इंटरवल में एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि बीच में बंगला है और उसके आसपास एक बंदा है जो पोजीशन ए पे था, वहां से वो बाइक चलाते चलाते पोजीशन बी पे पहुंचा। तो कुछ हद तक उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, और ये जो एरो दिखा रहा है, आर दिखा रहा है, वो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि अब उसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो ए से गाड़ी चलाना शुरू किया और कहाँ पे रुक गया, बी पोजीशन पे आके रुक गया, ठीक है। अब हम लोग ऑलरेडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या है, एस अपॉन आर, यही है ना। अब आर को अगर मैं लेफ्ट साइड ले लूं तो मुझे देखो ऊपर वाला ही डेरिवेशन मिलेगा, एस इज इक्वल टू आर टीटा। याद रखो ये फॉर्मूले में डेरिवेशन में इसकी हेल्प लगेगी। अब यहाँ पर देखो वही एस इज इक्वल टू आर टीटा को एक अलग स्मॉलेस्ट कंडीशन के बेस पे लगा है कि मान छोटे बदलाव की मदद से हम बड़ा बदलाव स्टडी करेंगे ना, तो इसलिए डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा टीटा लिखा हुआ है। ये एक्चुअली वही है, एस इज इक्वल टू आर टीटा जो पीछे बनाए थे ना, वही है। अब उसके बाद क्या करने का है, देखो लिखा है डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में डेल्टा टी से डिवाइड करना। देखो दोनों साइड में नीचे लिखे डेल्टा टी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे के स्टेप पे जाएंगे। डेल्टा टी करने के बाद तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे डेल्टा टी इंटू जीरो लिमिट अप्लाई कर देना है, दोनों साइड में लिमिट डाल पुट कर देना। देखो लिमिट डेल्टा टी इंटू जीरो और इसमें भी लिमिट डेल्टा टी इंटू जीरो। डिस्टेंस पे कभी भी लिमिट नहीं लगाना, लिमिट डिस्टेंस पे नहीं रखता, जो स्मॉलेस्ट डायरेक्शन वो सब रहता है ना उसी में से लिमिट रखेगा। अब लिमिट ये बना दिया तो इस लिमिट को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में या डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैथ्स के रूल्स है, फॉर्मूला है, तो इसको डायरेक्ट करना है, कोई सोचना नहीं कि भाई सर कैसे होगा। अब जारी बात है, ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, इस फॉर्म में टी एस अपन डी टी इज इक्वल टू आर डीटा डी टीटा अपन डी टी। बट हम जानते हैं कि डी एस अपन डी टी मतलब डिस्टेंस अपन टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लीनियर वेलोसिटी का, और एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते ही क्या आ रहा है अपने को आंसर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही आ रहा है ना। तो इस तरह से हमने प्रूव किया। कभी पहले 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता था, अभी एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो फॉर्मूला लिखा है ये स्केलर फॉर्म में, और इसके नीचे ही देखो वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया गया है। क्या अगर डायरेक्शन दिया हो उस बेस पे क्या होगा, द लीनियर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो बोल रहा है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि लीनियर वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है, और सिमिलर लीनियर वेलोसिटी ये एंगुलर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, जब कोई पार्टिकल, चल पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल सेट टू परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट मूव इन अ सर्कल और सर्कुलर आर्क एट कांस्टेंट लीनियर स्पीड और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। हो रहा है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, जैसे राइट में देखो एग्जांपल दी है, अर्थ के इर्द गिर्द जो मून है वो घूम रहा है। इट मूव इन अ सर्कुलर और सर्कुलर आर्क, देख सकते हैं कि वो कोई सर्कल को फॉलो कर रहा है, सर्कल को फॉलो कर रहा है और आर्क बनाते हुए घूम रहा है एट कांस्टेंट लीनियर स्पीड। तुम देख सकते हो मून हर एक दिशा में एक ही स्पीड में घूम रहा है एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तो घूम रहा है पर सेम स्पीड में घूम रहा है, एक ही स्पीड बदल नहीं रही, तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर घर में पंखा देखा होगा, फैन पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि फैन एक ही स्पीड में घूमता रहता है, एक ही स्पीड के मोशन करता रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फैन पे ध्यान नहीं देते, है ना। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल होता है। जाहिर बात है कोई ऑब्जेक्ट हर एक डायरेक्शन पे एक ही स्पीड में घूम रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है और टाइम इंटरवल है वो हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। नेक्स्ट लिखा है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द पार्टिकल टेक सेम टाइम टू कंप्लीट ईच रेवोल्यूशन। अब जाहिर बात है एक ही स्पीड में घूम रहा है, तो मान लो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में मान लो 24 आवर लग गया मून को, तो दूसरा रोटेशन कितना टाइम लगेगा, 24 ही लगेगा। नहीं, हर बार जितनी भी बार वो रिपीट करेगा, जो टाइम इंटरवल है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, सेम है। समझ गए, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं पीरियोडिक मोशन पे। राइट साइड में को डायग्राम भी दिखाया है पीरियोडिक मोशन का, है ना। एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसमें तो घड़ी की एग्जांपल ले लो, अभी 12 बजेंगे रात के, फिर दिन में भी एक बार रात 12 बजते हैं, यानी घड़ी का जो नीडल है वो बार बार रिपीट होता रहता है ना। तो इस तरह के या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो घड़ी का हो गया। सोलर सिस्टम के अंदर जो अर्थ सन के इर्द गिर्द बार बार घूमता है, जैसे मान लो लेफ्ट पे, तो कुछ प्लेस के बाद वापस से वो लेफ्ट में ही आएगा, फिर एक रोटेशन कंप्लीट करे बार बार वो उसी डायरेक्शन में बार बार आएगा, इससे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इन्हें टाइम के बेस पे किसी चीज का रिपीट होना। यहाँ पे क्लॉक का एग्जांपल दिया जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, और क्लाउड में लिखा हुआ है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द पार्टिकल टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट ईच रेवोल्यूशन अ डिस्टेंस इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। और है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जब रेवोल्यूशन कर रहा है ना, तो वो सेम टाइम ले रहा है, हर बार जो टाइम का मोशन है वो एक जैसा रहता है, और वो डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रहा है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल में। तो मान लो यहाँ से घड़ी ने यहाँ पे जितना टाइम लिया होगा या डिस्टेंस कवर किया, उतना ही डिस्टेंस टाइम
वो हर एक पोजीशन पे ले रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पीरियोडिक बोलते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म में एक ही स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसको हर जगह पे जो टाइम इंटरवल है वो सेम लगेगा, इसलिए इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब आते हैं टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड क्या आता है? टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम का मतलब क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। मान लो कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द घूम रहा है, तो एक सैटेलाइट को एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को ही टाइम पीरियड बोलते हैं। नीचे देखो डेफिनेशन दी, जो कि सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट घूमे तो सर्कल के साइड को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसा है? तो ये बेसिक वेलोसिटी के फॉर्मूले से है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। अब क्या करना है तुमको? टाइम और वेलोसिटी की जगह को इंटरचेंज करना है। जैसे ही इंटरचेंज करोगे तुम्हें यही फॉर्मूला मिलेगा। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और देखो स्पीड नीचे आ गया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर, वी एज इट इज है। और तुम लोग ने अभी अभी पढ़ा होगा, वी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि वी लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है आर ओमेगा के, बराबर। तो अपन क्या करेंगे? इस वी की जगह पर आर ओमेगा ले लेंगे। आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर मुझे ओमेगा का वैल्यू चाहिए तो ओमेगा को टी की जगह रखो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ये एक नया फॉर्मूला मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, और डायमेंशन है टी1। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली टाइम का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब एक सेकंड में, एक सेकंड में के टाइम पे जो भी चीज अक्कर होगी, देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन, एक सेकंड के टाइम पे जो भी चीज अक्कर होगी उसके क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम बाय अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर होगा? इन यूनिट टाइम इज 1 सेकंड, यहाँ पे जो टाइम है 1 सेकंड होगा टू कंप्लीट 1/t रेवोल्यूशन एंड इक्वल टू 1/t। अब t की वैल्यू देखो प्रीवियसली हमने निकाला क्या था? 2 पाई अपॉन ओमेगा, देखो वही पुट किया है। अब इसको रीअरेंज करेंगे, 2 पाई इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब 2 पाई को मैं लेफ्ट साइड ले लूँ तो ओमेगा मिल जाएगा 2 पाई n, जो कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है और डायमेंशन t का पावर -1 होता है। डायमेंशन कैसे निकालते हैं तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए आप लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देख लो, उसमें अच्छे से समझाया कि डायमेंशन को निकाला कैसे जाता है।